स्वागत है द लॉस्ट सोल में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां कहानियां जिंदा होती हैं। यहां हम लाते हैं रहस्यमयी कहानियां, दिमाग घुमा देने वाला इतिहास और रोमांच से भरा कहानी सुनाने का तरीका जैसा शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। हर एपिसोड में हम उतरते हैं उन रहस्यों में जहां देवताओं की लड़ाइयां या भविष्य की तकनीक और भूले बिसरे युग सब एक साथ मिलते हैं। इस चैनल पर मिलने वाली हर कहानी तुम्हें ले जाएगी एक नए आयाम में जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं। तो अगर तुम्हें रहस्य, रोमांच और गहरी कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करो द लॉस्ट सोल और जुड़ो हमारे इस सफर में जहां हर स्टोरी छुपाए हुए है अपना सच और अपनी किस्मत। द लॉस्ट सोल, कहानियां जो सुनने के लिए बनी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वही पुरानी आवाज में। दोस्तों, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने काफ़ी समय से द गॉड ऑफ डायमेंशन के कोई भी एपिसोड अपलोड नहीं किए थे, लेकिन अभी मुझे कुछ एपिसोड्स मिले हैं जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ये सभी कुछ रिवाइज्ड एपिसोड्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो नए आए हैं। अगर आपको पता चले कि नया कोई एपिसोड आया है तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी मैं अपने हिसाब से एपिसोड अपलोड करता रहूँगा। आगे अगर मुझे ऐसे एपिसोड मिलते रहते हैं तो मैं अपलोड कर जाऊँगा। 617 शेर पर सवा शेर। शौर्य उस 5 स्टार होटल के बाहर आकर रुक चुका था, पर अरुण दीवान की हरकतों की वजह से इस वक्त शौर्य राज्य सुरक्षा एजेंसियों से गिर चुका था। शौर्य के सामने इस वक्त कई सारे हथियारबंद राज्य सुरक्षा एजेंसी के जवान खड़े थे। उन सभी ने आते ही ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं की और शौर्य की ओर देखा भी नहीं और सीधा होटल के अंदर प्रवेश कर लिया। उन्हें ऐसे खुद को अनदेखा कर जाते हुए देखकर शौर्य समझ गया कि इन ऑफिसर्स को ये पता नहीं कि किसे गिरफ्तार करना है। इसी बात का फायदा उठाते हुए शौर्य ने अपने दोस्तों के कंधों पर हाथ रख और सीधा वहां से हवा में उड़ गया। शौर्य जल्दी से वहां से दूर जाना चाहता था, साथ ही उसे अपने दोस्तों को इस मामले में घसीटने की कोई इच्छा नहीं थी। सुनक और सुमित अपने हाथों पर लगे ब्रेसलेट की वजह से अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, पर शौर्य तो अपना भाई हैकर था, उसने इस बात की परवाह नहीं की और ना ही उसे पर इन ब्रेसलेट का कोई असर होता था। कुछ ही देर में शौर्य और उसके दोस्त उनके हॉस्टल पर पहुंच गए। अपने दोस्तों को कमरे पर छोड़कर शौर्य वहां से तुरंत बाहर निकल आया। बाहर आते ही शौर्य ने अपना फ़ोन निकाल और अपने फ़ोन से वचन सिंह को फ़ोन लगाया। दूसरी ओर वचन सिंह अपनी हेडक्वार्टर पर बैठकर शहर के बढ़ रहे मामलों पर अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ चर्चा कर रहा था। हाल ही में शहर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी जिसकी वजह से पूरी पुलिस फोर्स इस वक्त बहुत अधिक चिंता में लग रही थी। ज़्यादातर मामले इथर बीस्ट की संख्या बढ़ने से हो रही थी, साथ ही कुछ कल्टीवेटर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके शहर में क्राइम फैला रहे थे। तभी वचन सिंह का फ़ोन बजा। जैसे ही वचन सिंह की नज़र फ़ोन के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नाम पर पड़ी, उसके चेहरे के सारे तनाव से भरे भाव निकल गए। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आए और उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाए। फ़ोन कान से लगते ही उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या बात है? देश के मार्शल आर्ट चैंपियन को इस बूढ़े की कब से याद आने लगी? तभी दूसरी ओर से शौर्य की आवाज़ आई, सभी जानते हैं कि जब मुसीबत आती है तो एक भगवान और दूसरा पुलिस ही मदद के लिए आते हैं। जाहिर है इस देश में भगवान आए या ना आए लेकिन पुलिस जरूर आती है, इसीलिए मैं मुसीबत को अपने सामने देखते ही आपको याद किया। शौर्य की मीठी बात सुनकर वचन सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोले, तुम और मुसीबत में ये कुछ समझ नहीं आ रहा। जहां तक मुझे पता है मुसीबत तुम्हें ढूंढते नहीं क्योंकि तुम खुद उनकी ही बिरादरी के हो। ये सुनकर शौर्य ने अपने नाक से उंगली रगड़ी और कहा, क्या कर आप भी मेरी टांग खींचने में लगे हैं? अभी अभी राजधानी से वापस आया हूं, पर क्या करें, कुछ लोग इस देश में ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पीछे खड़े लोगों की वजह से खुद को शक्तिमान समझने की आदत जो पड़ चुकी है। अगर वह शक्तिमान हो गए तो फिर मेरे जैसे का क्या होगा? फिर तो मुझे अपने मामा और नाना से बात करनी पड़ेगी। ये सुनकर वचन सिंह थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शहर मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि राज्य सुरक्षा एजेंसी के लोग कुछ ही देर पहले मुझे पकड़ने के लिए आ चुके थे। जैसे तैसे कर मैं खुद को उनकी नज़रों से छुपाकर बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरह का नया पंगा नहीं चाहता हूँ। अभी जो राजधानी में हुआ है उसे मैं काफ़ी थक चुका हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्तर पर इन लोगों से निपटे। ये सुनकर वचन सिंह ने एक गहरी सांस भरी और अपनी जेब से सिगरेट जैसी एक डंडी निकाली और मुंह में रखकर जला दी। एक लंबी काश भरकर उन्होंने धुआं बाहर उड़ाया और कहा, अगर राज्य सुरक्षा एजेंसी की बात है तो लगता है इसमें खुद मुख्यमंत्री ने छलांग लगाई है।
तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस बात की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री को अच्छे से समझाता हूँ। ऐसा कहकर वचन सिंह ने फोन रख दिया। दूसरी ओर शौर्य अपने हॉस्टल के टेरेस पर खड़ा था। उसने उसे 5 स्टार होटल की ओर देखा और एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, राज्य सुरक्षा एजेंसी के जवान काफी तेज है। लगता है इस बार उनसे मिलना मेरे नसीब में नहीं है। चलो फिलहाल थोड़ा आराम किया जाए, क्योंकि ध्रुव लोक की चेतना मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ऐसा कहकर शौर्य अपने कमरे में वापस आ गया। दूसरी ओर वचन सिंह ने अपने फोन से राज्य के मुख्यमंत्री को फोन लगाया। कुछ देर के लिए रिंग जाने के बाद दूसरी ओर से भारी आवाज आई, बोलो वचन, क्या बात है? उसे पर वचन सिंह ने थोड़ा खुद को काबू में करते हुए पूछा, क्या आपने राज्य सुरक्षा एजेंसियों को किसी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है? इस पर मंत्री महोदय हंसते हुए बोले, अरे वचन, किसी ने दीवान परिवार के अरुण की बेइज्जती करने की कोशिश की है। बस उसी के सिलसिले में मैंने अपने लोगों को उसे लड़के को डराने के लिए वहां भेजा है। तुम भी अच्छे से जानते हो कि दीवान परिवार और साथ ही उनके यंग मास्टर का वो स्काईफॉल सेक्ट। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे थोड़ी सी मदद कर दूं। क्यों भाई, क्या हुआ? तू मुझे ये क्यों पूछ रहा है? इस सवाल पर पहले तो वचन सिंह ने कुछ गहरी सांसें ली, फिर थोड़ा गुस्से को दबाते हुए बोला, क्या ये दीवान परिवार देश के सबसे ताकतवर परिवार अरोरा परिवार से भी बड़ा है? या फिर ये व्हाइट टाइगर डैन से भी बड़ा है? अपने दोस्त की आवाज़ और उसके ऐसे सवाल को सुनकर मुख्यमंत्री को कुछ अजीब लगा और उसने तुरंत पूछा, तो क्या अब ये मत कहना उस दीवान के लड़के ने किसी अरोरा परिवार के लड़के के साथ पंगा लिया है? ये सुनकर वचन सिंह लगभग चिल्लाते हुए बोला, सिर्फ पंगा नहीं लिया, उसने नाग के बिल में हाथ डालकर उसके फन के साथ पंजा लड़ाने का प्लान किया है। इस पर मुख्यमंत्री की आवाज़ थोड़ी दब गई और उसने घबराते हुए पूछा, ऐसा कौन है वो? ये मत कहना कि उसने मनोहर से पंगा लिया है। इस पर वचन सिंह थोड़ा और चिढ़कर बोला, अबे वो अगर मनोहर होता तो भी ठीक होता। उस दीवान की औलाद ने उससे भी खतरनाक मुसीबत को छेड़ा है। तुम्हें पता नहीं कुछ दिन पहले राजधानी में क्या हुआ था और वो किसने किया था? इस पर मुख्यमंत्री ने कुछ याद करते हुए कहा, अरे बाप रे, क्या उस लड़के ने सीधा ही झाइने से पंगा लिया है? ये सुनकर वचन सिंह का गुस्सा आपे से बाहर हुआ और बोला, अबे मंद बुद्धि, तुझे मुख्यमंत्री किस चू ने बनाया है? साले, उस लड़के ने शौर्य जुनेजा से पंगा लिया है। शौर्य जुनेजा इस साल का मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का विनर और साथ ही मनोहर का भांजा और शिला अरोरा का बेटा। वचन सिंह ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया और कुछ गहरी गहरी सांसें ली। शौर्य के साथ हुई उस घटना को अच्छे से दबाया गया था, पर सुरेंद्र के कहने पर राज्य और देश के सभी प्रमुखों और कुछ खास लोगों को इस वारदात की सारी जानकारी थी। यहाँ तक कि शौर्य की कल्टीवेशन का स्तर और उसकी असली ताकत की सभी को अच्छे से जानकारी दी गई थी। पर हमारे ये मुख्यमंत्री महोदय उस दिन आई उस जानकारी को अभी तक पढ़ नहीं पाए थे। दूसरी तरफ से तभी मुख्यमंत्री की आवाज़ आई, ओह तो ये बात है, मैं अभी सुरक्षा एजेंसी के चीफ से बात करके उन्हें वापस भेज देता हूँ। मुख्यमंत्री की ठंडी प्रतिक्रिया को देखकर वचन को अजीब लगा और उसने पूछा, क्या तुम्हें कल कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? इस पर अपनी टेबल पर रखे लिफाफे को देखा और कहा, अरे मिली है ना, पर मुझे अभी तक उसे पढ़ने का समय नहीं मिला। सोच रहा था कि उसे घर जाकर आराम से पढ़ूं, पर देखो ना, इस मामले की वजह से मैं अभी तक घर भी नहीं जा पाया। इस पर दूसरी ओर से वचन ने गुस्से से कहा, अबे अकल के अंधे, तुझे मुख्यमंत्री बनाते वक्त लगा था कि अपना कोई आदमी इस कुर्सी पर रहेगा तो राज्य में लोगों की सुरक्षा से मामले में आसानी से सुलझा पाऊंगा, पर तेरी हरकतों को देखकर लग रहा है कि तू मुझे मरवाकर मारेगा। साले, पहले वो लिफाफा खोल और उसे पढ़, तब तुझे समझ आएगा कि मैं उस शौर्य को नाग क्यों कह रहा हूँ। ऐसा कहकर वचन ने गुस्से से फोन पटक दिया। वचन की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर मंत्री की जिज्ञासा जाग उठी और उसने लिफाफे को उठाकर खोलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने सारी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ डाली। शुरुआत में चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन था, पर जैसे जैसे वो जानकारी को पढ़ रहा था उसके चेहरे के भाव भयानक होने लगे। आखिरी पन्ने तक मंत्री महोदय कांप रहे थे और उनका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। मुख्यमंत्री ने कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन उठाया और तुरंत सुरक्षा एजेंसी के चीफ को कॉल मिलाया। दूसरी ओर से फ़ोन उठाते ही मुख्यमंत्री ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सब रोक दो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे लड़के को ढूंढने के लिए मत जाना। अगर वह मिल भी जाता है तो उसे इज्जत से पेश आना। अगर तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया हो तो उसे पूरे इज्जत के साथ वापस उसी जगह छोड़कर आना। अगर तुम्हें वह नहीं मिला है तो तुम खुद को खुशनसीब समझो और सीधा अपने घर चले जाना। बाकी सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही सांस में मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसी के चीफ को धड़ाधड़ ऑर्डर दिए और दूसरी ओर से कुछ भी नहीं सुना और फ़ोन रख दिया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसी का के अपने जवानों के साथ होटल के बाहर होटल को घेर कर खड़ा था। साथ ही उसके कुछ आदमी अंदर भी गए थे और सभी लोग अरुण दीवान के वर्णन के अनुसार शौर्य को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें उसे वक्त शौर्य नहीं मिला था। मुख्यमंत्री की बात होने के बाद के ने भी तुरंत अपने कान में लगे वायरलेस फ़ोन पर तुरंत ऑर्डर दिए, ऑपरेशन रोक दो, अभी के अभी सभी लोग बाहर आ जाओ।
द मिशन इज कॉम्प्रोमाइज, उसने इतना कहा और सीधा अपनी काली बख्तर बंद गाड़ी में जाकर बैठ गया। चीफ को भी यह सारा मामला काफ़ी अजीब लग रहा था, पर उसने भी इस बात पर अधिक गौर नहीं किया और वापस अपने ऑफिस पर लौटने के लिए निकल गया। वही उसके जवान भी तुरंत होटल के अंदर से बाहर आए और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वापस निकल गए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने फ़ोन रखने के बाद कुछ गहरी गहरी सांस ली और टेबल से ड्रॉवर खोलकर कुछ गोलियां निकालकर अपने मुंह में डाल दी और पानी की 2 घूंट पी ली। तब जाकर उसके दिल में मची बेचैनी शांत हुई। मंत्री महोदय अपने ऑफिस से तुरंत बाहर निकल गए। इस वक्त उनके चेहरे पर बाल बाल बचने के एहसास थे। दूसरी ओर वचन सिंह ने अपने फ़ोन से मनोहर को फ़ोन लगाया और उससे माफ़ी मांगी। साथ ही उसने मुख्यमंत्री के बारे में भी सब कुछ बता दिया। जब मनोहर को पता चला कि एक मामूली स्काईफॉल सेक्ट का बच्चा शौर्य से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है तो उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने फ़ोन निकालकर स्काईफॉल सेट के प्रमुख आचार्य को लगाया। फ़ोन कनेक्ट होते ही मनोहर ने थोड़े गुस्से भरी आवाज़ में कहा, क्या बात है? तुम्हारे सेक्ट के तो काफ़ी पंख निकल आए हैं। तुम्हारा डिवाइन चाइल्ड मेरे परिवार के साथ उलझने के सपने देख रहा है। क्यों भाई, इस देश में अरोरा खानदान इतना कमज़ोर हो चुका है क्या? पहले तो सेक्टर प्रमुख को मनोहर की बात समझ नहीं आई, पर जब डिवाइन चाइल्ड की बात हुई तो वह सारा मामला समझ गए। उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहा, मनोहर सर, मुझे पता नहीं था कि वह लड़का आपके परिवार से है। मैं अभी अरुण को कहकर उसे लड़के से माफ़ी मांगने के लिए भेज देता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे अच्छे से इस मामले के लिए शिक्षा करता हूँ। ये सुनकर मनोहर हंसते हुए बोला, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें शरद नगर के पुलिस चीफ वचन सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आज उसने समय पर बीच बचाव नहीं किया होता तो पता नहीं तुम्हारे डिवाइन चाइल्ड का क्या हश्र होने वाला था। और हाँ, उसके लिए मुझे या फिर मेरे परिवार के लड़के को अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। साथ ही तुम्हें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि वह मामला बड़ा नहीं, वरना स्काईफॉल कब का फॉल हो चुका होता। इतना कहकर मनोहर ने फ़ोन रख दिया। मनोहर के फ़ोन रखते ही स्काईफॉल के प्रमुख ने अरुण दीवान को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही दूसरी ओर अरुण शौर्य की खराब हालत की कल्पना करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर थैंक यू सो मच। मैं अभी अभी देखा कि होटल के बाहर राज्य सुरक्षा बल के लोग आकर खड़े थे। आज उसे लड़के को पता चलेगा कि इस अरुण दीवान से पंगा लेने का क्या हश्र होता है। ये सुनकर दूसरी ओर से गरजती हुई आवाज़ आए, अबे गधी की औलाद, तुझे पता भी है तू किस मुसीबत से उलझने चला था? वह तो शुक्र है कि मामला बढ़ने से पहले ही रुक गया, वरना आज तेरी हड्डियां भी नहीं बचती, ना ही यह स्काईफॉल सेक्ट बच पाता। अब चुपचाप अपनी यह एक्सचेंज स्टडी छोड़कर वापस यहाँ आ जाओ, वरना ये स्काईफॉल सेक्ट और तुम्हारा दीवान परिवार कल का सूरज भी देख नहीं पाएगा। इतना कहकर स्काईफॉल सेक्ट प्रमुख ने फ़ोन रख दिया। अरुण ने उनकी बात सुनने के बाद मानो उसे अविश्वास लग रहा हो। उसने अपना सिर झटक और अपने फ़ोन को कान से लगाकर 2 और बार हेलो हेलो करके कहा, पर दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। अपने मास्टर को ऐसे गुस्से भरे भाव से बात करते हुए अरुण ने पहली बार सुना था। साथ ही उनकी आवाज़ हल्की हल्की कांप रही थी। अरुण को समझने में देर नहीं लगी कि मामला सच में हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। उसने तुरंत वहां से उठाते हुए अपने दोस्तों से कुछ भी नहीं कहा और सीधा बाहर जाकर एयरपोर्ट का रास्ता पकड़ लिया। दूसरी ओर शौर्य शांति से अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे मीरा के साथ मीठी मीठी बातें कर रहा था। वैसे भी अब शौर्य जान चुका था कि उसके पास समय कम है। उसे जल्द से जल्द ध्रुव लोक की चेतना कुछ और चल उससे पहले खुद को उसे ताकतवर बनाना था। उसके लिए शौर्य को इस ग्रह से भी अधिक एडवांस्ड सभ्यता वाले ग्रह पर जाने की जरूरत थी, पर वहां जाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या होने वाला है आगे? क्या कोई नया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी शौर्य के रास्ते में रुकावट बनने आ रहा है? क्या चलने वाली है ध्रुव लोक की यह चेतना? नए संकट का आगाज। ध्रुव लोक एक ऐसा विश्व था जहां देवताओं का कोई नियंत्रण नहीं था, जिस वजह से यहाँ कोई देवताओं के नियम नहीं थे। जाहिर है जिसकी वजह से यहाँ ध्रुव लोक की चेतना को ही इन सभी कामों को खुद करना था। जैसे यहाँ मरने वाले हर जीव का समायोजन करने के लिए ध्रुव लोक की चेतना ने उनकी आत्माओं को एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया था। यहाँ कर्म के अनुसार नर्क की सजा नहीं थी, ना ही स्वर्ग का वास था। यहाँ आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता था। उस आत्मा को लगातार एक जन्म से दूसरे जन्म में जन्म लेना पड़ता था। साथ ही यह चेतना अपने हिसाब से ग्रहों और यहाँ रहने वाले जीवों में संतुलन बनाए रखने के लिए खास चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को चुनती थी और उन्हें समय समय पर आने वाले खतरों से लोगों को बचाने का मौका देती थी, और इन खतरों को भी यही चेतना भेजती थी। जैसे मानो यहाँ ध्रुव लोक की चेतना खुद ही हीरो और विलेन का रोल निभा रही थी। ये सब करते वक्त इन चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के प्रति लोगों में जो विश्वास निर्माण होता था उससे इस ध्रुव लोक की चेतना को ताकत मिलती थी। मगर जब से शौर्य यहाँ आया था उसने हिरण्य ग्रह पर खासकर क्रंदन देश में ध्रुव लोक की चेतना का नियंत्रण जो था उसे बिगाड़ कर रख दिया था। इस वक्त काफ़ी सोच विचार के बाद ध्रुव लोक की चेतना ने अपना ध्यान डेस्टिनी विलेन की तरफ किया और फिर विलेन और डेस्टिनी चाइल्ड के मिले जुले उपयोग से उसने शौर्य को मात देने की सोची।
जब से ध्रुवलोक की चेतना ने शेरा को देखा था तभी से उसका नियंत्रण और भी कमजोर हुए जा रहा था। इस मुसीबत से निकलने के लिए अंत में ध्रुवलोक की चेतना ने सभी डेस्टिनी चाइल्ड और विलेन को लोट्स वैली की ओर भेजने की योजना बनाई। दूसरी ओर शौर्य अपनी कॉलेज लाइफ आराम से जी रहा था। उसे आने वाले खतरे का जरा भी एहसास नहीं था। राजधानी से आकर शौर्य को लगभग अब तक 1 महीने से अधिक समय हो चुका था, पर कोई खास घटना उसके जीवन में नहीं हुई, जिस वजह से शौर्य ने एक दिन खुद से ही सिस्टम से कहा, यार सिस्टम, लगता है ये ध्रुवलोक की चेतना डर गई है। देखो ना, उसने अब तक एक भी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मेरी तरफ नहीं भेजा। ये सुनकर सिस्टम ने गंभीर भाव के साथ कहा, होस्ट, खुद को इतना भाव देना बंद करो। वो तो शुक्र था कि उस दिन वहां शेरा था, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम उस चेतना का कुछ बिगाड़ भी पाते। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य थोड़ा झल्ला गया और बोला, तो क्या हुआ, पर उस शेरा को भी तो मैंने ही यहाँ लाया है तो वो मेरा ही साथी ना। इस पर सिस्टम ने अंदर से शौर्य को ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। उसने तंज कसते हुए कहा, होस्ट, मुझे लग रहा है कि तुम्हें गर्व हो रहा है। गर्व और घमंड करना एक देवता को शोभा नहीं देता। ये सुनकर शौर्य एकदम से चुप हो गया और खुद के कहे वाक्यों पर विचार करने लगा। जब उसे अपनी बातों में घमंड की हल्की झलक दिखी, उसने तुरंत गहरी सांस लेकर कहा, सही कहा तुमने सिस्टम। लगता है कुछ दिनों तक कुछ नहीं होने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। मुझे खुद की इस आदत को बदलना चाहिए। थैंक यू फॉर रिमाइंडर। ऐसा कहकर शौर्य ने आंखें बंद की और कुर्सी पर टेक लगाकर सो गया। वहीं आज शरद नगर में रोज की तरह लोगों की चहल पहल चल रही थी। रोज की तरह लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। ये दिन एकदम सामान्य ही लग रहा था, पर शहर के बाहर फैले विशाल जंगल में आज कुछ और ही धधक रहा था। हजारों की संख्या में इथर 20 जंगल की बाहरी सीमा में एकत्रित हुए थे। इन सभी का स्तर वाइड रिफाइनमेंट और उसके नीचे का था, पर उनकी एकत्रित ताकत किसी एम्परर रेल्म के कल्टीवेटर को भी मसलने के लिए काफ़ी थी। उन सभी से आगे एक क्वासी एम्परर रियलम का एक विशाल भेड़िया खड़ा था। इस वक्त इन सभी जानवरों की आंखों में खून उतरा हुआ दिखाई दे रहा था। इससे ये साफ था कि वो किसी अच्छे इरादे से तो एकत्रित नहीं हुए थे। सामने खड़े विशाल भेड़िए ने आसमान की तरफ देखा और लंबी कू लगाए। उसके पीछे वहां मौजूद जानवरों ने भी लंबी दहाड़ मारी। उसी समय क्रंदन देश में फैले विशाल जंगलों से भी ऐसी ही आवाजें आने लगी। देश के सैटेलाइट स्टेशन तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि इन आवाज़ों ने एक खास तरह की ध्वनि तरंगें पैदा कर डाली थी, जो कि एक तरह से संसर्गजन्य थी। इन आवाज़ों ने आसपास के सभी जीवों की दिमागी हालत को प्रभावित किया था। सभी देश की मुख्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गई थी। देश का एक हिस्सा जो समुद्र से सटा हुआ था, वहां पर भी ऐसा ही नज़ारा देखने मिल रहा था। उस दिन दोपहर के बाद हर तरफ हाहाकार मच चुका था। जब ये बात देश के राष्ट्र प्रमुख को पता चली तो उन्होंने तत्काल एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। वहीं अन्य मित्र राष्ट्रों से भी क्रंदन देश को संदेश मिले, क्योंकि ये हालात उनके यहाँ भी देखने मिल रहे थे। जब पूरे हिरण्य ग्रह की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को खंगाला गया तो पता चला कि पूरे ग्रह पर ये घटनाएं घटित हो रही थी। ये एक ग्लोबल फिनोमिना लग रहा था। ऐसी हालत में सभी देशों ने भी एक दूसरे से संपर्क करके एक ऑनलाइन सभा बुलाई और इस समस्या पर विचार विनिमय होने लगा। इन सभी घटनाओं में कब शाम हुई ये किसी को भी पता नहीं चला। साथ ही पूरे क्रंदन देश में आकस्मिक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। साथ ही सत्ता में भी कई परिवर्तन हो गए। क्रंदन देश का संविधान लोकतांत्रिक तो था, पर यहाँ ताकत को अधिक सम्मान दिया गया था, जिस वजह से जब लोकतंत्र विफल हो जाता है तो देश के ताकतवर कल्टीवेटर लोगों को देश का नियंत्रण सौंपा जाता था ताकि आने वाली मुसीबत से निपटा जाए। दूसरी तरफ ड्रोन से कई सारी खुफिया जानकारी सभी देशों के पास जंगल से पहुंच रही थी। जब सारी जानकारी को एकत्रित किया गया तो उसका सार बस एक ही था। सभी ईद बिस्ट को किसी अनजान शक्ति से नियंत्रित किया जा रहा था और ये शक्ति पूरे हिरण्य ग्रह पर एक ही समय पर बीस्ट वेव लाना चाहती थी। साथ ही सभी ने पाया था कि सभी ईद बिस्ट के अंदर कमाल की एक सूत्र होने की क्षमता आ चुकी है। उनका अनुशासन काफ़ी साझा और समझा हुआ लग रहा था। इन बीस्ट ने खुद को नीचे से ऊपर अलग अलग स्तरों में बांट लिया था। जलीय, स्थलीय और वातावरणीय जीवों में इनकी अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई थी। साथ ही इनमें भी उनकी श्रेणियां निश्चित हो चुकी थी। निचले स्तर के जानवर यानी गोल्डन कोर के नीचे के जानवर सैनिक थे और उनकी संख्या हद से अधिक थी। वहीं उनके ऊपर गोल्डन कोर बिस्ट की एक टुकड़ी थी। उनके ऊपर नासेंट सोल का एक समूह था जिनकी संख्या पहले से कम थी। उनके ऊपर वाइड रिफाइनमेंट लेवल के बीस्ट थे और इन सभी को नियंत्रित करने के लिए एक क्वासी एम्परर का बिस्ट था और उनका विभाग प्रमुख या उस वन का प्रमुख एक एम्परर रियलम का बिस्ट था जो कि इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता था। उनकी ऐसी खतरनाक तैयारी को देखकर सारे देश हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उनकी तैयारियां इंसानी सेना के बराबर लग रही थी। दूसरी ओर क्रंदन देश का नियंत्रण इस वक्त सेना यानी मनोहर और सुरेंद्र के हाथ में आ चुका था। चेहरे पर चिंता लिए मनोहर ने देश की सत्ता की धुरा महेंद्र गुप्ता से अपने हाथ में ले ली थी।
यही हाल अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा था। शाम तक शौर्य को भी इस अजीब घटना का एहसास हुआ। उसने तुरंत सिस्टम की मदद से इसकी जानकारी ली और कुछ चिंता में पड़ गया। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि ईद बिस्ट के ऐसे बर्ताव के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि दानव और ध्रुव लोक की चेतना दोनों भी ऐसा करने की क्षमता रखते थे। इसी उधेड़ बन में शौर्य बैठा ही था कि उसका फोन बज उठा। शौर्य ने बिना कॉलर आईडी देखे उठाकर फोन कान को लगाया तो दूसरी तरफ से जानी पहचानी आवाज आई, भाई अपन की याद नहीं आती क्या तेरे को? अपन को अभी अभी मम्मी के परनाना का कॉल आया था, वो अपन की मदद मांग रहे हैं, तू बता क्या करना है। ये सुनकर शौर्य ने पहले तो माथा रगड़ा और एक गहरी सांस लेकर बोला, तू तो उनकी बिरादरी का है तो तू ही बता क्या किया जाना चाहिए। इस पर शेरा की आवाज आई, देख भाई अपन उनकी बिरादरी का नहीं है, पर कुछ देर से एक अनजान शक्ति बार बार अपनी चेतना को भेदने की कोशिश कर रही है। अगर अपन उनकी बिरादरी का होता तो कब का इनकी तरह बन चुका होता। ये सुनकर शौर्य ने तपाक से पूछा, क्या तुम उस शक्ति को पहचानते हो? शौर्य के लिए ये जानना जरूरी था, क्योंकि इससे शौर्य को इस घटना को अंजाम देने वाले का पता चल जाता और इससे निपटने का रास्ता भी मिल जाता। शौर्य की बात सुनकर शेरा थोड़ा गुस्से से बोला, अबे वो क्या है मेरे को नहीं पता, बस साला सुबह से अपने दिमाग में दही जमा रही है, वैसे भी उसमें कोई गंध तो नहीं है जिससे अपन सूंघ कर बता सकता था कि वो क्या है। बस इतना बात सकता है कि ये शक्ति इस पूरे ग्रह की वॉट लगाने बैठी है। अब तू बता इस पर क्या किया जाए। ये सुनकर शौर्य ने कुछ गहरी सांसें ली और बोला, एक काम कर तू परनाना के साथ जा, मैं अपने तरीके से इसे संभालने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया। वहीं देश की मीडिया ने अब तक खबर हर तरफ फैलाकर लोगों को भी अच्छा खासा डरा कर रख दिया था। इस वजह से सभी शहर शाम तक एकदम शांत हो चुके थे। किसी भी तरह की हलचल होना बंद हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घरों में आकर रुक गए थे। शौर्य ने ये नज़ारा देखा तो उसे धरती पर घटी एक घटना की याद आई। उसके बाद वह अपने हॉस्टल पहुंचा। यहाँ आकर उसने सबसे पहले सुमित और सुनक को आगाह किया और वहां से आसमान में उड़कर खुद इन बीस्ट की जांच करने जंगल की ओर चला गया। दूसरी ओर 7 ऑक्टेव पहाड़ियों में जो नज़ारा था वो काफ़ी अलग लग रहा था। यहाँ पर उस विशाल चिंपांजी जैसे गोरिल ने जानवरों को एकत्रित किया था, पर उसके सामने रखा पत्थर का प्रमुख का सिंहासन खाली था। उसके ऊपर एक लकड़ी से तराशी हुई कुत्ते की मूर्ति थी, जो कुछ हद तक शेरा जैसे लग रही थी। उस चिंपांजी ने वहां आए सभी जानवरों को देखा और एक बार सीना पीट कर दहाड़ लगते हुए कहा, हमारे राजा इस वक्त यहाँ नहीं है, पर हम उनकी प्रतिमा को साक्षी मानकर इंसानियत को मिटाने की शपथ लेते हैं। उसने ऐसा कहा और हाथ उठाकर दहाड़ने लगा। वहीं उसके पीछे सभी जानवर भी दहाड़ने लगे। क्या हुआ है इन ईद बीस्ट्स को? कौन कर रहा है इनका नियंत्रण? कौन सी शक्ति है इनके पीछे? क्या करेगा शौर्य इस जागतिक संकट के सामने? असली मास्टरमाइंड पूरे हिरण्य ग्रह पर एक ग्लोबल फिनोमिना उभर आया था। यहाँ रहने वाले सभी ईद बीस्ट एक साथ आ चुके थे। किसी सेना की तरह उनकी तैयारियां होने लगी थी। वहीं सारे इंसान इस घटना को अपने घरों और ऑफिसेज में बैठकर देख पा रहे थे, पर अब तक इन जानवरों की तरफ से कोई हमले की शुरुआत नहीं हुई थी। दूसरी ओर शौर्य रात के अंधेरे में शरद नगर से बाहर निकल आया था और जंगल के इलाके में आकर यहाँ मौजूद जानवरों को नज़दीक से देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर उस शक्ति की तलाश में था जो इन जानवरों को नियंत्रित कर रही थी। शौर्य के दिमाग में ऐसी दो शक्तियाँ थीं जो ऐसा कर सकती थी, एक ध्रुव लोक की चेतना और दूसरी थी असुरों की शक्तियाँ। शौर्य ने खुद को अंधेरे में घुला दिया और अपनी सांसों को सामान्य करके अदृश्य रूप में जानवरों के बीच पहुंच गया। जानवरों के बीच से होकर शौर्य ताकतवर जानवरों के खेमे में पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद उसने कई सारे सेंट और क्वासी एम्परर लेवल के ईद बीस्ट की जांच की, पर शौर्य को एक हल्की ऊर्जा महसूस हुई पर उसका स्रोत नहीं मिला। इसीलिए शौर्य जंगल की गहराई में जाने की सोचता है और जानवरों का पीछा करते करते शौर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद थी। शरदनगढ़ के बाहर बसा ये जंगल लोट्स वैली राज्य का सबसे बड़ा जंगल था और इसने इस राज्य का 80 से अधिक प्रतिशत का प्रदेश अपने अधीन कर रखा था। जब शौर्य जानवरों के पीछे पीछे चलते हुए गहराई में पहुंचा तो उसकी नज़र वहां बनी एक गुफा पर पड़ी। शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और गुफा को जांचने लगा, पर तभी उसे वहां एक अदृश्य अवरोध महसूस हुआ। अवरोध को महसूस करते ही शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई, क्योंकि इस अवरोध एक एम्परर लेवल के बेस्ट का था। शौर्य ने तेजी से हलचल करते हुए गुफा के पास पहुंचकर उस अवरोध को बिना छेड़े एक ईद बीस्ट के आभा में खुद को ढाल दिया और उस अवरोध को पार कर लिया। गुफा के अंदर से तभी शौर्य के कानों पर आवाज आई, इन इंसानों का भरोसा नहीं है, उनके पास ऐसी चीजें हैं जो हमारी हर हरकत की खबर उन्हें सही सही दे देती है। हमें तब तक इंसानों से हमारे सारी योजना को छुपाने के लिए उनका ध्यान भटकाना जरूरी है। इस पर एक अजीब आवाज गुफा में गूंजी, उसकी चिंता मत कीजिए मालिक, मेरे स्वामी ने आपके लिए ऐसी
चीजें भेजी है जिनके उपयोग से आप इंसानों के उन अजीब हथियारों और वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं। आप बस इस आवरण को कल सुबह तक बनाए रहे। मेरे स्वामी ने आपको मालामाल करने का वचन जो दिया है। ये सुनकर एक और बार भरी आवाज आई, क्या सच में? क्या आपके स्वामी मुझ जैसे बीस्ट की मदद करेंगे? इस पर वह आवाज थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। एक बार इन इंसानों का सफाया होते ही हमारे मालिक ये पूरा ग्रह ही द बिस्ट के हवाले कर देंगे। ये सुनकर वहां खुशी से भरी हंसी गूंज उठी। तभी शौर्य किसी साए की तरह अंदर लपक कर आ गया। उसने बिना देरी किए वहां मौजूद लोगों पर नजर डाली, पर जो उसने वाहन देखा उसे देखकर वह दंग रह गया। इस वक्त गुफा के अंदर कोई और नहीं पर एक भालू था, जो पिछले पैरों पर खड़े होकर दीवार पर बने सही की तरफ देख रहा था। जैसे ही उस साए ने शौर्य को देखा वो थोड़ा पैनिक हो गया। वह साया थोड़ा हिल गया, पर उससे भी ज्यादा तो वह भालू हिल गया था। भालू की नजरें शौर्य पर टिकी थी और शौर्य की नजरें दीवार पर उठे साए और भालू पर टिकी थी। भालू ने तेजी से हरकत करते हुए शौर्य पर झपट्टा मारा, पर शौर्य उससे भी अधिक तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया और सीधा उस साए के सामने प्रकट हो गया। वह साया कुछ और सोच भी पाता उससे पहले कि शौर्य ने उस साए के अंदर सीधा हाथ डाला। साए में शौर्य का हाथ ऐसे आर पार हो गया जैसे वहां कोई दीवार थी ही नहीं। पर अगले ही पल शौर्य के चेहरे पर हंसी उभर आए और उसने हंसते हुए कहा, अब आए ना मेरे हाथ में, बड़े शातिर निकले तुम। ऐसा कहकर शौर्य ने हाथ साए के अंदर से बाहर निकाला और उसके हाथ में एक अजीब सा सींगों वाला जीव छटपटाते हुए बाहर आया। शौर्य ने तिरछी मुस्कान के साथ उस जीव को बाहर निकालकर ध्यान से देखने लगा और बोला, अरे तुम तो असुर हो। क्या हुआ असुरों को जो बार बार मेरे सामने उग रहे हैं? ऐसा कहकर शौर्य ने उस असुर की गर्दन को दबोच रखा और उस भालू को देखने लगा। भालू इस वक्त इस बात से हैरान था कि शौर्य इतनी तेजी से वहां कैसे पहुंचा, पर शौर्य ने उससे आगे सोचने का उस भालू को मौका भी नहीं दिया, क्योंकि अगर इस भालू ने कोई आवाज की तो जाहिर है पूरे जंगल के सभी द बीस्ट उस पर एक साथ हमला कर देते। पीएफ शौर्य इतनी जल्दी इन जानवरों को छेड़ना नहीं चाहता था। शौर्य ने अपने डायमेंशन से अपनी तलवार निकाली और भालू कुछ समझ पाता उससे पहले ही शौर्य ने उसे खत्म कर दिया। एक एम्परर लेवल का द बिस्ट शौर्य के बस एक वार के साथ खत्म हो गया। जिन लोगों में भी इस नज़ारे को देखा वो हैरान रह गया, खासकर शौर्य के हाथ में तड़प रहा असुर। शौर्य ने उसके बाद पूछताछ पर समय गंवाने की बजाय सीधा उस असुर के सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी स्मृतियों को दिमाग से बाहर निकाल लिया। वह असुर भयानक दर्द से तड़प उठा, पर बाहर मौजूद ध्वनि रोधी कवच के कारण दानव की आवाज बाहर खड़े जानवरों तक नहीं पहुंची। शौर्य को जिस चीज का जवाब चाहिए था वो मिल गया था। इन जानवरों को नियंत्रित करने वाली शक्ति कोई और नहीं बल्कि आसुरी शक्ति थी। इसका पता चलते ही शौर्य ने उस असुर को गर्दन से पकड़कर उठाया, सिर बोला, तुम असुरों के हमें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रखा है। कोई बात नहीं, ये भैरव असुरों को भगाने के लिए मजबूत है। ऐसा कहकर शौर्य बिना किसी भाव के उस असुर की गर्दन मोड़कर उसे किसी खिलौने की तरह दूर फेंक दिया। उसके बाद शौर्य नद सबसे पहले अपने मामा को खबर भेजी। क्या होगी मनोहर की प्रतिक्रिया? क्या सुरेंद्र को शस्त्र उठाने पड़ सकते हैं? क्या इंसानी सभ्यता को ये इथर बीस्ट खत्म कर देंगे?